Good morning, students. Today we are going to discuss a new unit that is biomolecules. When we discuss about biomolecule, then we have to understand the meaning of biomolecules. Molecules we know that which are made up of more than one atoms, and bio means those are involved in the living system. So biomolecules are those molecules which are directly involved in living things like plants and material. Now one question arises before going further, that what is the difference between biomolecules and macromolecules? एक्चुअल में क्या है कि जितने भी बायोमोलिक्यूल्स हैं वो काफ़ी बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स होते हैं। उनके अंदर थाउजेंड से लेकर के मिलियंस एटम्स तक इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो बायोमोलिक्यूल्स जनरली क्या है, दे आर ऑल्सो अ मैक्रो मॉलिक्यूल्स। मैक्रो मीन्स उसके अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। लेकिन जब हम मैक्रो मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं तो मैक्रो मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल हो सकते हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि सारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स बायोमोलिक्यूल्स ही हों। क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स मैक्रो मॉलिक्यूल तो होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल तो होते हैं, बिग मॉलिक्यूल्स तो हैं, लेकिन वो मॉलिक्यूल्स हैं जो लिविंग ऑर्गेनाइज्म में एग्जिस्ट करते हैं। जबकि मैक्रो मॉलिक्यूल्स लिविंग में हो भी सकते हैं और लिविंग में नहीं भी हो सकते हैं। कुछ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैं, है ना, जो लिविंग से रिलेटेड नहीं है, वो हमारे मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक कभी कभी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मैक्रो मॉलिक्यूल्स एंड बायोमोलिक्यूल्स। तो यहाँ से हम कहेंगे कि ऑल बायोमोलिक्यूल्स आर मैक्रो मॉलिक्यूल्स, बट इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट ऑल मैक्रो मॉलिक्यूल्स आर बायोमोलिक्यूल, दे मे बी or not. अब देखिए बायोमोलिक्यूल्स का रोल क्या है। एक्चुअल में हमें बायोमोलिक्यूल्स की रिक्वायरमेंट क्यों होती है? तो देखिए बायोमोलिक्यूल्स एक्चुअल में दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच आर प्रेजेंट एज एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट सेल्स। ये कहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं? इनकी जो बेसिक एग्जिस्टेंस है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? सेल से, है ना। सेल बहुत स्मॉलेस्ट यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनाइज्म की, है ना। बायो वाले स्टूडेंट्स को ये जो यूनिट है वो आपकी रिवाइज होगी, लेकिन एक डिफरेंस है यहाँ पर। जो बायोमोलिक्यूल हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये प्योरली केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। बायोमोलिक्यूल्स जब आप बायोलॉजी में पढ़ते हैं तो ये जो बायोलॉजिकल रिएक्शंस होती हैं और किस ऑर्गेनाइज्म में क्या इसका वर्क होता है, थोड़ा वहाँ भी हम इसको देखते हैं। यहाँ केवल इसकी केमिस्ट्री के बारे में हम बात करेंगे, है ना। किस तरीके की रिएक्शंस इन्वॉल्व होती हैं यहाँ पर, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट थिंग यहाँ से क्लियर हो गई कि ये एसेंशियल आइटम्स हैं, लिविंग थिंग्स में मिलते हैं बायोमोलिक्यूल्स और सेल्स से स्टार्ट हो जाते हैं। सेकंड थिंग, दे बिल्ड अप लिविंग सिस्टम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। देखिए बायोमोलिक्यूल्स की हम बात करेंगे तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, मेंटेनेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस। देखिए ग्रोथ का मीनिंग ये है कि हमें पता है कि लिविंग में ग्रोथ होती है ना। आपकी जो आज एज है
है ना। क्या 5 इयर्स बिफोर भी आपकी जो हाइट लेंथ विड्थ इतनी थी? नहीं, वो इंक्रीज़ हुई है। कई बार आपको चोट लग जाती है, तो चोट इंजर्ड होने के बाद आप क्या करते हैं, ट्रीटमेंट कराते हैं, लेकिन इसमें एक ऑटो हीलिंग की पावर भी होती है हमारी बॉडी में। तो वो किसकी वजह से होती है? बायोमोलिक्यूल्स की वजह से। और एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस का मतलब होता है कि एक स्पीसीज अपनी जैसी अनदर स्पीसीज को, है ना, बनाती है, जिससे उसकी जो स्पीसीज है उसका एग्जिस्टेंस चलता रहे। एक साइकिल है ना, एक जनरेशन टू दूसरे जनरेशन में वो चलता रहे। तो उसके लिए भी कुछ बायोमोलिक्यूल्स ही रिस्पॉन्सिबल हैं। बॉडीज ऑफ लिविंग सिस्टम कैन बी कंपेयर्ड एज फैक्ट्री। तो देखिए, इसमें लिविंग सिस्टम की जो बॉडी है उसको एक फैक्ट्री के तरीके से बोला गया है, जबकि मेरा मानना ये है कि हम बॉडी को एक फैक्ट्री नहीं बल्कि क्या कह सकते हैं, एक ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ कह सकते हैं, है ना। क्योंकि एक जो सेल होती है, सेल अपने आप में एक फैक्ट्री है, और हमारी बॉडी में मिलियंस ऑफ सेल्स होती हैं, है ना, मिलियंस क्या ट्रिलियंस सेल्स हो सकती हैं, और वो सभी अपने आप में एक फैक्ट्री है। और उसके लिए क्या चाहिए? फैक्ट्री के लिए एक तो फ्यूल चाहिए, और वर्किंग के लिए क्या चाहिए? मशीन्स चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से इन दोनों की जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से कंप्लीट होता है? दोज आर कंप्लीटेड इन द फॉर्म ऑफ फूड एंड एंजाइम्स। अब देखिए, फूड जो हम लेते हैं बॉडी में, है ना, वो जनरली क्या होते हैं, उनका जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट है, उनका जो नेचर है, दैट इज़ कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। और जो हमारी वर्किंग होती है ना, कन्वर्जन होता है, रिएक्शन का रेट फास्ट होना, स्लो होना। देखिए, कई सारी बायो केमिकल जो रिएक्शंस हैं वो इतनी स्लो होती हैं कि उनको 1 मंथ से लेकर के 2 इयर्स तक लग सकते हैं, जो है ना, अगर हम उनको इन एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में कराएं। कैटलिस्ट की एब्सेंस में अगर हम उनको कराते हैं तो वो रिएक्शन बहुत स्लो होगी। लेकिन क्योंकि हमारी बॉडी में कैटलिस्ट होते हैं, जिनको हम एंजाइम कहते हैं, एंजाइम मीन्स प्रोटीन होती हैं। एंजाइम का जो नेचर है वो क्या है? प्रोटीन है, याद रखना आप। तो वो उन रिएक्शंस को बहुत फास्ट करा देती हैं। तो रिएक्शन हमारी इतनी फास्ट हो जाती है ना, कि जो हम खाते हैं विदिन 4 to 6 आवर्स में वो पूरी तरीके से डाइजेस्ट हो जाता है ना। लेकिन वो भी डिपेंड करता है कि हम क्या फीड कर रहे हैं। कार्बोहाइड्रेट फास्ट होता है ना, प्रोटीन थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, फैट भी टाइम ज़्यादा लेता है। तो इस तरीके से हमारी बॉडी के अंदर फूड हम लेते हैं जो फ्यूल का काम करता है, एंजाइम है जो कि मशीन्स का काम करता है ना, डायरेक्शन का काम करता है, रेट ऑफ रिएक्शन को फास्ट करता है। तो हमारे फूड के जो मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो हमारे क्या होते हैं? एक तो कार्बोहाइड्रेट होता है फूड में, फैट होता है और प्रोटीन होता है। कार्बोहाइड्रेट इमीडिएट हमें एनर्जी प्रोवाइड कराता है, फैट हमें स्टोर्ड एनर्जी के फॉर्म में, है ना, हेल्प करता है, और प्रोटीन मैंने बताया कि एंजाइम्स जो होते हैं जो रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं, फास्ट करते हैं, है ना, कन्वर्जन में हेल्प करते हैं। तो वो सब प्रोटीन का रोल है। और हमने बताया था कि जो रिप्रोडक्शन वाला पार्ट है, मेंटेनेंस वाला पार्ट है और ग्रोथ वाला पार्ट है, वो भी प्रोटीन के थ्रू ही होता है ना। ये बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन्स। अच्छा, इनकी जो वर्किंग होती है उसके लिए 3 मेजर कंडीशंस हैं। एक तो pH होनी चाहिए 7 के आसपास, बॉडी टेम्परेचर होना चाहिए 37 के आसपास, और जो प्रेशर है दैट शुड बी 1 एटमॉस्फेयर। और ये बहुत सूटेबल कंडीशन है हमारी अर्थ पर, है ना, जहाँ हम रहते हैं। अगर इनमें से कोई भी वेरी करेगा टेम्परेचर, जब आपने देखा है कि बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ होता है या बहुत कम होता है, तो हमारी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो भी, है ना, बहुत तेज़ी के साथ चेंज होती हैं, है ना। आपकी बॉडी क्या करती है? एडजस्ट करने की कोशिश करती है। लेकिन अगर फ्रीक्वेंट टेम्परेचर चेंज हो तो क्या होता है कि बॉडी कभी कभी उस तरीके से एडजस्ट नहीं कर पाती है और
इल कंडीशन में पहुंच जाती है ना, बीमार पड़ जाते हैं, फीवर आ जाता है। और फीवर में क्या होता है कि जो हमारे कैटलिस्ट हैं, जो हमारी मशीन्स हैं, वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर पाती हैं। इससे हमें थोड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना। पीएच भी बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूट्रल होना चाहिए। अगर एसिडिक होगा या बेसिक होगा तो वो कैटलिस्ट को वर्क नहीं करने देगा। अब देखिए यहाँ से एक न्यू ब्रांच आती है केमिस्ट्री की, दैट इज़ अ बायोकेमिस्ट्री, है ना। अभी हम बायोमॉलिक्यूल पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आप ग्रेजुएशन करेंगे या बी फार्मा करेंगे, मेडिकल लाइन में जाएंगे, तो वहाँ पर एक पूरी ब्रांच है केमिस्ट्री की, दैट इज़ बायोकेमिस्ट्री। उसमें हम क्या करते हैं, एक तो लिविंग ऑर्गेनाइज की स्ट्रक्चर के बारे में हम स्टडी करते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, है ना, सेल्स हो गए, टिश्यूज़ हो गए, और उनमें जो केमिकल कंपोजिशन है उनका, और साथ में जो बायोमॉलिक्यूल्स हैं उनमें किस तरीके के चेंजेस होते हैं। जनरली मेटाबॉलिक जो रिएक्शंस होती हैं उनके बारे में हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। मेटाबॉलिक रिएक्शंस 2 टाइप की होती हैं, एक हमारी कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। एनाबॉलिक और कैटाबॉलिक जो दोनों हैं हमारी, उनमें से एक सिंथेसिस रिएक्शन होती है, दूसरी डिस्ट्रक्टिव, है ना। सिंथेसिस का मीनिंग होता है दोज रिएक्शंस विच स्टोर्ड एनर्जी, है ना, जैसे फोटोसिंथेसिस, उसमें क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में एनर्जी स्टोर हो जाती है। दूसरी वो रिएक्शन होती है डिस्ट्रक्टिव, जिनसे हम क्या करते हैं, जो स्टोर्ड एनर्जी है ना, उसको ब्रेकआउट करके और वहाँ से क्या करते हैं, हम एनर्जी यूज़ में लेते हैं, है ना। जैसे रेस्पिरेशन हो गया, रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एरोबिक और अनएरोबिक, है ना, 2 टाइप से हम करते हैं, तो उससे एनर्जी हमारी पास आउट होती है। तो वो सारी चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री में। अब देखिए, जब हम बायोमॉलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो बायोमॉलिक्यूल्स में मेनली जो हमारे सब्सटेंसेस हैं वो कौन से हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। ये 5 मेन कंपोनेंट हैं जिनके बारे में आप इस यूनिट में पढ़ेंगे, है ना। इसमें मेनली हम 2 तरीके से स्टडी करेंगे, एक इनका केमिस्ट्री और दूसरा इनका यूज, ठीक है। केमिस्ट्री में कई सारी चीज़ें आ जाएंगी, इनकी स्ट्रक्चर हो गया, है ना, इनकी रिएक्शंस हो गई, इनकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ हो गई, और इनका यूज़, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में हम इसमें पढ़ेंगे। देखिए, अमीनो एसिड जो यहाँ लिखा हुआ है ना, इट इज़ द यूनिट ऑफ प्रोटीन। सिमिलरली प्रोटीन ही हमारे एंजाइम होते हैं, या कहें कि एंजाइम का जो नेचर है केमिकल, वो क्या है, प्रोटीन है, ठीक है। तो ये अलग नहीं है, ये सब एक ही का पार्ट है। लिपिड जो होता है ये क्या है, ये फैट का पार्ट होता है ना। लिपिड से मिलकर क्या बनते हैं, फैट बनते हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड भी हो गया इसमें एक, लिपिड या फैट, और साथ में न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन्स एंड विटामिन्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट दी कार्बोहाइड्रेट। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, कार्बोहाइड्रेट की। तो देखिए, कार्बोहाइड्रेट जो होता है, ये जितने भी बायोमॉलिक्यूल्स हैं मोस्टली हमारे क्या हैं, ऑर्गेनिक हैं, है ना। और ये प्लांट एनिमल दोनों में मिलते हैं। अगर हम किसी प्लांट को क्या करें, उसको बर्न करें और फाइनली, या हम उसमें से जितना भी मॉइस्चर है उसको सबको निकाल दें, तो जो ड्राई मास बचेगा उसमें 50 to 80% हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है इन द फॉर्म ऑफ सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट की भी कई कैटेगरी होते हैं, अभी हम इनके बारे में बात करेंगे। तो ये हायर कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, है ना, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल यूनिट्स इन्वॉल्व रहती हैं, है ना। ये पॉलीमर टाइप के होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स, और ये किस प्रोसेस से बनते हैं, फोटोसिंथेसिस से, है ना। देखिए, ये एक बहुत बड़ी, हम कह सकते हैं, पावर है जो कि प्लांट्स को दे रखी है ना। इसमें क्या होता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, वो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेकर के, कौन कौन से, कार्बोहाइड्रेट और वाटर, है ना, बहुत सिंपल मॉलिक्यूल्स को लेकर के, और रेडिएशन एनर्जी जो कि सनलाइट से मिलती है ना, रेडिएशन एनर्जी जो कि सनलाइट से मिलती है,
इन द प्रेजेंस ऑफ एच न्यू, है ना, ये हमारी क्या है, सनलाइट की एनर्जी, उसकी प्रेजेंस से क्या बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट क्या हो गई, हमारी स्टोर्ड केमिकल एनर्जी हो गई, जिसको हम या प्लांट यूज कर सकते हैं, है ना। और जो ऑक्सीजन है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन आवर एनवायरनमेंट एंड फॉर द सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स। अब देखिए जो एनिमल्स हैं वो इसको सिंथेसाइज नहीं कर सकते। मैंने बोला था कि ये बहुत है ना बड़ी पावर है जो प्लांट्स को दे रखी है, एनिमल्स नहीं कर सकते। इस वजह से हमें प्लांट्स के ऊपर डिपेंड रहना होता है। अब देखिए इम्पोर्टेंट जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो कौन कौन से हैं, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, स्टार्च, सेलुलोज। कार्बोहाइड्रेट को हम सैकराइड्स भी बोलते हैं, है ना। सैकराइड्स का मीनिंग होता है स्वीट, सैकराइड्स मीनिंग क्या होता है, स्वीट्स, ठीक है। अच्छा, इनका जनरल फार्मूला जो पहले माना जाता था दैट इज़ CxH2O। तक ये कार्बन हो गया और साथ में हाइड्रेट, वाटर को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रेट। हाइड्रेशन आपने सुना होगा, हाइड्रेशन मतलब क्या होता है कि किसी में हम वाटर से रिएक्शन करा रहे हैं, तो ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, इस वजह से इनको क्या बोलते हैं हम, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये जो रिएक्शन थी, है ना, कि ये फार्मूला ये ट्रेडिशनल यानी ओल्ड डेफिनेशन थी, लेकिन जब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट की बात करेंगे तो वहाँ पर ये कुछ इशूज़ आ जाते हैं, है ना। जैसे फर्स्ट है हमारा कि ये फार्मूला कुछ हमारे एल्डिहाइड और कार्बोक्सिलिक एसिड हैं उनमें भी सेम फार्मूला होता है, पर वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं, यानी वो बायोमोलिक्यूल्स नहीं होते हैं, वो लिविंग का पार्ट नेसेसरीली नहीं होते हैं। जैसे फॉर्मेल्डिहाइड हो गया CH2O, है ना, 1 कार्बन हो गया, H2O1 हो गया। एज एसिटिक एसिड 2 कार्बन हो गया और H2O2 हो गया। लैक्टिक एसिड 3 कार्बन H2O3 हो गया। सेम फार्मूला देखिए जो इनमें है वही कार्बोहाइड्रेट का फॉलो हो रहा है, लेकिन ये बायोमोलिक्यूल्स नहीं है, ये कार्बोहाइड्रेट नहीं है, ठीक है। और कुछ कार्बोहाइड्रेट ऐसे भी हैं जो इस फार्मूले को नहीं मानते हैं, है ना, लेकिन वो फिर भी बायोमोलिक्यूल्स हैं और कार्बोहाइड्रेट हैं। जैसे रैमनोज C6H12O5, यहाँ पर देखिए कार्बन 6 है तो वाटर का क्या फार्मूला होना चाहिए, H12O6 होना चाहिए, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 5, एक ऑक्सीजन यहाँ कम रह गया। ऐसे डीऑक्सीराइबोस, जो DNA आपने सुना होगा, है ना, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, पर बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में पता होगा। तो डीऑक्सीराइबोस, उसमें देखिए कार्बन 5 है और H10 है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ 5 की 4 ही हो गया। तो ये हमारा इस वाले फार्मूले को सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, जनरल फार्मूले को। और कार्बन इज़ नॉट नोन टू फॉर्म हाइड्रेट्स, और सबसे बड़ी बात कार्बन हाइड्रेट बना ही नहीं सकते हैं, है ना। तो मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये डेफिनेशन फिट नहीं है, तो फिर कौन सी डेफिनेशन हम यूज करें, तो देखिए न्यू डेफिनेशन क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स आर ऑप्टिकली एक्टिव। देखिए यहाँ पर आ गया ऑप्टिकल एक्टिव। जैसे ही ऑप्टिकल एक्टिव वर्ड आपके माइंड में आए या कहीं भी सुनाई दिखाई दे तो इमीडिएट आपका जो माइंड है कहाँ जाना चाहिए, हेलो एल्केन में जाना चाहिए। वहाँ मैंने आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बताया था, और मैंने ये बताया था कि कायरल कार्बन होता है जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी जो चारों वैलेंसी होती हैं वो अलग अलग एटम से सेटिस्फाई होती हैं इस तरीके से, ठीक है। जैसे यहाँ हाइड्रोजन हो गया तो यहाँ OH होगा, यहाँ CH3 होगा, यहाँ COOH होगा। कहीं भी 2 सेम टाइप के एटम्स कार्बन के साथ अटैच नहीं होंगे। जब इस तरीके का हमारा कोई एटम होता है कायरल कार्बन या चिरल कार्बन जिसे हम कहते हैं, है ना, तो वो ऑप्टिकली एक्टिविटी शो करते हैं। तो एक तो बात हो गई इसमें क्या है कि कार्बोहाइड्रेट क्या होंगे, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करेंगे। फर्स्ट थिंग देखिए कार्बोहाइड्रेट की मॉडर्न डेफिनेशन की बात कर रहे हैं हम। पहले कार्बोहाइड्रेट की डेफिनेशन ये थी, है ना, लेकिन ये 2 पॉइंट आ गए जो इसको नहीं मानते हैं, है ना, ये इसके एक्सेप्शन हो गए। तो फिर न्यू डेफिनेशन की बात कर रहे हैं, तो उसमें फर्स्ट पॉइंट आ गया कि ऐसे मॉलिक्यूल जो ऑप्टिकली एक्टिव हों, जिसमें नेसेसरली कायरल कार्बन होना चाहिए। दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, देखिए ये पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप समझ लीजिए।
पॉली मीन्स मैनी, OH ग्रुप होंगे उसमें एक नहीं कई सारे, है ना। पॉली हाइड्रोक्सी OH एल्कोहलिक वाला जो OH है। इसके अलावा एक उसमें होगा या तो एल्डिहाइड होगा या एक क्या होगा कीटोन, ठीक है। या तो ये इनकी कंडीशन है, या जब हम उसको वाटर के साथ ट्रीट कराएंगे तो उसके बाद हमें यही कंपाउंड मिलेंगे, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड मिलेगा या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो जाहिर सी बात है जो हमारे कार्बोहाइड्रेट हैं वो 2 टाइप के हो गए, एक एल्डिहाइड बेस होगा और एक कीटोनिक बेस होगा, लेकिन दोनों में ही हाइड्रोक्सी ग्रुप अवेलेबल होंगे, दोनों ही ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, ठीक है। अब देखिए इन जनरल ये हमारे वाइट कलर के होते हैं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में कम डिज़ोल्व होते हैं लेकिन वाटर में सॉल्यूबल हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ क्या दिख रहा है आपको, पॉलीहाइड्रोक्सी और OH ग्रुप जहाँ पर हो गया तो यहाँ पर सिग्मा नेगेटिव, यहाँ सिग्मा पॉजिटिव, पोलर हो गया, और पोलर होने की वजह से वाटर में डिज़ोल्व हो जाएगा। स्वीट टेस्ट होते हैं, सैकराइड माने शुगर, ही हमने बता दिया आपको, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या यहाँ पर डिस्कस किया। सबसे पहले हमने बायोमोलिक्यूल्स और मैक्रोमोलिक्यूल्स में डिफरेंस जाना। दूसरा हमने ये जाना कि जो बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो बॉडी में 3 मेन वर्क करते हैं। एक तो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, दूसरी ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, तीसरी एबिलिटी टू प्रोड्यूस। इसके अलावा जो बॉडी की मेंटेनेंस है, मेटाबॉलिक रिएक्शंस है, उनको हेल्प करते हैं इन द फॉर्म ऑफ कैटलिस्ट। मेन जो बायोमोलिक्यूल्स हैं हमारे वो कौन कौन से हैं? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, न्यूक्लिक एसिड, हार्मोन एंड विटामिन्स। इसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट को डिस्कस किया। कार्बोहाइड्रेट लिविंग जो प्लांट्स हैं उनका 50 to 80% होता है, एंड कार्बोहाइड्रेट को जो प्लांट्स बना सकते हैं, एनिमल्स नहीं बना सकते। और इनकी जो डेफिनेशन की बात करते हैं तो एक जनरल फार्मूला पहले माना जाता था कि ये कार्बन के हाइड्रेट हैं, लेकिन कुछ ऐसे कंपाउंड मिले जो इसके एक्सेप्शंस थे, तो उस ट्रेडिशनल डेफिनेशन को हमें छोड़ना पड़ा। तो न्यू डेफिनेशन हमने इसके लिए बनाई, और वो बहुत साइंटिफिक डेफिनेशन है। उसके अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा, लेकिन सिंपल एल्डिहाइड कीटोन नहीं, ये क्या होंगे? पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। इसमें कई सारे OH ग्रुप वाले कार्बन होंगे, और वो सभी कार्बन, मोस्टली जो कार्बन होंगे उसमें कैसे होंगे? ऑप्टिकली एक्टिव होंगे, यानी ऑप्टिकली एक्टिविटी ये शो करेंगे, ठीक है। अब हम नोमेनक्लेचर की बात करें अगर इसी के रिस्पेक्ट में, तो देखिए कार्बोहाइड्रेट हमारे क्या हैं? या तो उसमें एल्डिहाइड ग्रुप है CHO, या उसके अंदर क्या है? कीटोन है। जब एल्डिहाइड ग्रुप होगा तो उसे बोलेंगे एल्डोज, और जब कीटोनिक ग्रुप होगा तो क्या बोलेंगे? इसे कीटोज। अब देखिए यहाँ पर जब कार्बन के नंबर 3 हैं, सबसे जो छोटा कार्बोहाइड्रेट हो सकता है वो 3 कार्बन का हो सकता है, 2 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट नहीं मिलेगा। तो 3 कार्बन वाला जो कार्बोहाइड्रेट है दैट विल बी नेम्ड एज एल्डोट्राइयोज। देखिए नाम क्या होगा? एल्डोज। और कितने कार्बन हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? ट्राइयोज, ठीक है। इसी तरीके से अगर 3 कार्बन का कीटोन बेस है तो क्या बोलेंगे? कीटोट्राइयोज। देखिए एल्डिहाइड ग्रुप है यानी CHO ग्रुप है तो उसे बोलेंगे हम एल्डोज, लेकिन 3 कार्बन है तो क्या बोलेंगे? एल्डोट्राइयोज। इसी तरीके से अगर CO ग्रुप है तो उसको बोलेंगे कीटोज। क्या बोलेंगे? कीटोज। CO ग्रुप है इसके अंदर तो इसको क्या बोलेंगे? कीटोज। लेकिन कार्बन कितने हैं? 3, तो क्या हो जाएगा? कीटोट्राइयोज, है ना। सिमिलरली देखिए अब CHO में 4 कार्बन का होगा तो एल्डोटेट्रोज, 5 कार्बन एल्डोपेंटोज, 6 कार्बन एल्डोहेक्सोज, 7 कार्बन एल्डोहेप्टोज। सिमिलरली कीटोन के लिए कीटोट्राइयोज, कीटोटेट्रोज, कीटोपेंटोज, कीटोहेक्सोज, कीटोहेप्टोज। सभी में देखिए बिल्कुल सिंपल है, बस आपको ये देखना है कि कितने कार्बन है। कार्बन के हिसाब से 3 है तो ट्राई, 4 है तो टेट्रोज, 5 तो पेंटोज, 6 तो हेक्सोज, 7 तो हेप्टोज। उसके बाद ये देखना है कि जो एक इसमें ग्रुप है वो फंक्शनल ग्रुप CHO है या CO है। अगर CHO है इसका मतलब एल्डिहाइड है तो क्या बोलेंगे? एल्डोट्राइयोज, एल्डोज हो गया। अगर कीटोन है 4 कार्बन वाला है तो क्या हो जाएगा? कीटोटेट्रोज, ठीक है। इस तरीके से हम इसको
नोमेनक्लेट कर सकते हैं। अब इसके क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कार्बोहाइड्रेट का जो क्लासिफिकेशन है ना, ये जनरली 3 टाइप्स के होते हैं हमारे। पहला होता है मोनोसैकेराइड, यानी जिसके अंदर एक ही यूनिट होती है, एल्डोज या कीटोज, जो अभी हमने ऊपर बताया है ना। दूसरा होता है ओलिगो। ओलिगो माने होता है फ्यू, ओलिगो मीन्स फ्यू। तो फ्यू का मतलब कितने, जो 2 डाइसैकेराइड से मिलके बना हुआ है। जैसे शुगर है, शुगर को अगर वाटर में डालेंगे तो हमें उससे 2 मॉलिक्यूल्स मोनोसैकेराइड्स के मिल जाएंगे, ठीक है। ऐसे ट्राइसैकेराइड, उसमें 3 मिलेंगे, टेट्रा, ठीक है। थर्ड हमारा होता है पॉलीसैकेराइड। पॉली माने मैनी, समझ लीजिए मोनो माने 1, ओलिगो माने फ्यू और पॉली माने मैनी। तो 3 टाइप्स के हमारे हो गए, ठीक है। उसमें होमो माने जो सेम टाइप की यूनिट के बने हों, पॉली, और हीट्रो का मतलब 2 डिफरेंट काइंड्स की यूनिट से मिलकर के बने हों। तो देखिए मोनोसैकेराइड्स का मतलब क्या है कि दीज आर सिंपल कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग अप टू 6 कार्बन एटम। इसको हम और छोटी यूनिट में ब्रेक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारी वही है जो हमने ऊपर बात की थी। 3 कार्बन का हो सकता है, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, दोनों ही हो सकता है। एल्डिहाइड में भी हो सकता है, कीटोन में भी हो सकता है। एल्डिहाइड में होगा तो एल्डो ट्राइओज, कीटोन में होगा तो कीटो ट्राइओज। अब 6 कार्बन वाला है ना एल्डिहाइड में, तो क्या बोलेंगे, एल्डो हेक्सोस। और 6 कार्बन का अगर कीटोन में तो क्या बोलेंगे, कीटो हेक्सोस। ऐसे 5 कार्बन का है हमारा तो एल्डो पेंटोस, कीटो पेंटोस। 7 कार्बन का एल्डो हेप्टोस, कीटो हेप्टोस, ठीक है। अब देखो कुछ आपको एग्जांपल दिए मोनोसैकेराइड्स के, इनको आप समझ लीजिए। जब यहाँ पर देखिए कार्बन काउंट करिए कितना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर ये आपने समझ लिया तो आपको नोमेनक्लेचर समझ में आ गया, है ना। समझना इसको ध्यान से। कार्बन काउंट करिए पहले, 1 2 3, तो क्या हो गया, ट्राइओस, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप देखिए, इसमें OH तो रहेगा, इस वजह से पॉलीहाइड्रोक्सी है, उससे हमें मतलब नहीं है। इसके अलावा जो फंक्शनल ग्रुप है दैट इज़ CHO। तो कौन सा हो गया, एल्डो। क्या बोलेंगे, इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्डो ट्राइओस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है। सेकंड वाले का क्या होगा, कार्बन कितने हैं, 1 2 3 कार्बन है ना। और फंक्शनल ग्रुप क्या है, CO। तो क्या हो जाएगा, कीटो ट्राइओस। नेक्स्ट वन 1 2 3 4 कार्बन, फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, तो एल्डो टेट्रोस। इसके ये कॉमन नेम है, ऊपर जो लिखे हुए हैं ये IUPAC हैं, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5, तो 5 का एल्डो पेंटोस, 1 2 3 4 5 है ना, एल्डो हेक्सोस 1 2, यहाँ पर CO है तो क्या हो जाएगा, कीटो हेक्सोस। ये इनके IUPAC नेम है। अब इनके जो जनरल नेम है कभी कभी मतलब पूछ लिए जाते हैं, लेकिन मोस्टली जो हम पढ़ने उनके जनरल नेम ही हम यूज करते हैं, है ना। बायोलॉजी में आप इन्हीं को पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 3 कार्बन वाला एल्डिहाइड होगा, उसका नेम होगा ग्लिसरैल्डिहाइड, है ना। ग्लिसरीन जैसे आप कहते हैं वो यही है। और अगर हमारा कीटोन होगा 3 कार्बन का तो उसका डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, है ना। एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, CH3 CO CH3। ये एसीटोन होता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन हटा दो, उसकी जगह पर एक OH लगा दो। यहाँ से भी एक हाइड्रोजन हटाओ, उसकी जगह OH, तो क्या हो गया, 1 हाइड्रोक्सी 2 हाइड्रोक्सी, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, ठीक है। ऐसे ये थर्ड वन है। थर्ड वन हमारा क्या है, 4 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसको इरिथ्रोस बोलते हैं। 5 कार्बन वाला एल्डिहाइड, इसको राइबोस बोलते हैं। 6 कार्बन वाला एल्डिहाइड ग्लूकोज, सब जानते हैं इसको, ग्लूकॉन डी आपने सुना होगा, है ना, दैट इज़ ग्लूकोज। और अगर 6 कार्बन में कीटोन है फंक्शनल ग्रुप तो फ्रक्टोज हो जाएगा।
ग्लूकोज और फ्रक्टोज दोनों का फार्मूला सेम होता है ना, मॉलिकुलर फार्मूला सेम होता है, स्ट्रक्चरल फार्मूला में केवल डिफरेंट है। क्या डिफरेंस है कि इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है और यहाँ पर कीटोनिक ग्रुप है। अब देखिए कार्बोहाइड्रेट की जब हम डेफिनेशन की बात कर रहे थे वहाँ मैंने 3 थिंग्स आपको बताई थी, है ना, उनको आप इन स्ट्रक्चर में देख सकते हैं। पहला ऑप्टिकल एक्टिविटी, दूसरा पॉलीहाइड्रोक्सी, एंड द थर्ड वन एल्डिहाइड और कीटोन। ये मॉडर्न डेफिनेशन है कार्बोहाइड्रेट की। देखिए ऑप्टिकल एक्टिविटी की हम बात करें तो यहाँ पर कोई भी कार्बन देख लो, है ना, सभी में आपको क्या है ऑप्टिकल एक्टिविटी दिख जाएगी। कैसे? देखिए ये कार्बन देखो तो यहाँ CHO ग्रुप है, यहाँ H है, इधर OH है, यहाँ CH2OH है। कहीं भी कोई भी ग्रुप एक जैसा है नहीं है, चारों अलग अलग है। तो ये कैसा हमारा कार्बन हो गया? ये कायरल कार्बन हो गया। ऐसे यहाँ देखिए ये कायरल, ये कायरल, ये कायरल कार्बन, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये कायरल कार्बन हो गए। दूसरी कंडीशन क्या थी? पॉलीहाइड्रोक्सी, है ना। तो देखिए यहाँ पर ये तो खैर एक ही वाला है, लेकिन यहाँ देखिए 1 2, यहाँ 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 5, है ना। तो इनमें हाइड्रोक्सी ग्रुप मैनी है, मैनी मीन्स पॉलीहाइड्रोक्सी। इसके अलावा क्या होगा? या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। तो सब में देख लीजिए फंक्शनल ग्रुप, यहाँ एल्डिहाइड, यहाँ कीटोन, एल्डिहाइड 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 कीटोन, ठीक है। तो ये हमारी डेफिनेशन हो गई कार्बोहाइड्रेट की। इसको आप पढ़िए, कोई है ना डाउट हो तो आप प्लीज़ डिस्कस। ओके।